हेलो दोस्तों, ये वीडियो डीएलएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। ये S4 पेपर स्वयं की समझ से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है जो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षक अस्मिता टीचर आइडेंटिटी से विभिन्न आयामों एक दूसरे से अति प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। शिक्षक अस्मिता या पहचान टीचर आइडेंटिटी एक बहुआयामी और गतिशील अवधारणा है जो किसी शिक्षक के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, व्यावसायिक मूल्यों और समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करती है। शिक्षक अस्मिता के प्रमुख आयामों में व्यक्तिगत आयाम, सामाजिक आयाम, व्यावसायिक आयाम और संस्थागत आयाम शामिल है। ये सभी आयाम स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े और प्रभावित होते हैं। जब एक शिक्षक का व्यक्तिगत आत्मविश्वास और उसकी व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली, व्यक्तिगत आयाम मजबूत होती है तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव उसके शिक्षण कार्य और छात्रों के साथ व्यवहार, व्यावसायिक आयाम पर पड़ता है। इसी प्रकार समाज शिक्षकों को किस दृष्टिकोण से देखता है और उन्हें क्या सम्मान देता है। सामाजिक आयाम, यह शिक्षक के आत्मसम्मान और प्रेरणा स्तर को प्रभावित करता है। यदि किसी विद्यालय का वातावरण संस्थागत आयाम सहयोगी और प्रोत्साहनकारी होता है तो शिक्षक की व्यावसायिक अस्मिता निखरती है, जिससे वह नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित होता है। इसके विपरीत, यदि सामाजिक स्तर पर शिक्षकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हो या विद्यालय में प्रशासनिक दबाव अधिक हो तो शिक्षक के व्यक्तिगत आयाम जैसे मानसिक शांति और आत्मगौरव पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उसकी शिक्षण प्रभावशीलता कम हो जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षक अस्मिता के वे सभी आयाम एक जटिल जाल की तरह, जहां एक आयाम में होने वाला कोई भी परिवर्तन अन्य आयामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एक संतुलित और सुदृढ़ शिक्षक अस्मिता के निर्माण के लिए इन सभी आयामों को सकारात्मक समन्वय होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या दूसरा, शिक्षक प्रोफाइल। टीचर प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। शिक्षक प्रोफाइल। टीचर प्रोफाइल किसी शिक्षक के व्यक्तिगत, शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक विवरणों का एक व्यापक और व्यवस्थित दस्तावेज होता है। इससे शिक्षक की योग्यता, शिक्षण अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ, उनके व्यक्तिगत मूल्य और समय समय पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण शामिल होता है। सरल शब्दों में यह एक शिक्षक के संपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व का दर्पण है। शिक्षक प्रोफाइल का महत्व बहुआयामी है। प्रथम, यह विद्यालय प्रशासन को शिक्षक की क्षमताओं और शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे कार्य आवंटन और जिम्मेदारियों का सही वितरण सुनिश्चित हो पाता है। द्वितीय, यह शिक्षक के स्वयं के व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसके माध्यम से शिक्षक यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्हें अपने कौशल में कहाँ सुधार करने का आवश्यकता है। तृतीय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रोफाइल छात्रों और अभिभावकों के बीच भी विश्वास पैदा करने में सहायक होती है। जब किसी शिक्षक के स्पष्ट और समृद्ध प्रोफाइल सामने होती है तो उनकी शिक्षण क्षमताओं पर समाज का भरोसा बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, पदोन्नति और विभिन्न पुरस्कारों के चयन के लिए एक प्रमाणित आधार प्रदान करता है। संक्षेप में, शिक्षक प्रोफाइल केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है बल्कि यह शिक्षक के निरंतर उन्नति और संस्थागत गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रश्न संख्या तीसरा, अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। क्या शिक्षण को प्रभावी, रोचक और बाल केंद्रित बनाना हर शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मैं निम्नलिखित रणनीतियों और उपायों को क्रियान्वित करूँगा या करूँगी। पूर्व ज्ञान से जुड़ा। पहला, किसी भी नए विषय को शुरू करने से पहले मैं छात्रों के दैनिक जीवन और उनके पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिससे विषय उनके लिए व्यावहारिक और समझने में आसान हो सके। शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रयोग केवल व्याख्यान विधि पर निर्भर न रहकर मैं दृश्य, श्रव्य साधनों, चार्ट्स, मॉडल और आधुनिक ICT उपकरणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करूंगा ताकि कठिन संप्रदायों को भी आसानी से स्पष्ट किया जा सके। सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कक्षा में संवाद को एक तरफा रखने के बजाय दो तरफा बनाऊंगा। इसके लिए प्रश्नोत्तर सत्र, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन और व्यवहारिक गतिविधियों का
आयोजन किया जाएगा जिससे छात्र मुख्य दर्शक न रहकर सक्रिय अधिगमकर्ता बने। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान। कक्षा में हर बच्चे की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है। मैं समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडिकल टीचिंग और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करूंगा। सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। छात्रों के सही उत्तर और अच्छे प्रयास की सराहना करके उन्हें प्रोत्साहित करूंगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन। शिक्षण के साथ साथ मैं छोटी छोटी अभ्यासों और रचनात्मक आकलनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करूंगा कि छात्र समझ रहे हैं या नहीं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करूंगा। प्रश्न संख्या 4, आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? इसके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। आत्म अभिप्रेरणा या अतिरिक्त अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन वह आंतरिक शक्ति या मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी बाहरी दबाव, पुरस्कार या प्रलोभन के किसी कार्य को करने, लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए एक निरंतर प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसे उस कार्य को करने में आंतरिक संतोष, आनंद और सार्थकता की अनुभूति होती है तो उसे आत्म अभिप्रेरित कहा जाता है। शिक्षा और शिक्षक के संदर्भ में इसका महत्व अत्यधिक है क्योंकि एक आत्म अभिप्रेरित शिक्षक ही छात्रों में सीखने की ललक पैदा कर सकता है। आत्म अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षाओं। स्पष्ट और अर्थपूर्ण जीवन लक्ष्य व्यक्ति को भीतर से ऊर्जान्वित रखते हैं। दूसरा, आत्मसंतुष्टि और रुचि। जब किसी कार्य में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है तो वह थकान या बाधाओं के बावजूद उसे करने के लिए प्रेरित रहता है। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण। विपरीत परिस्थितियों में भी संभावनाओं को देखना और आशावादी बने रहना आंतरिक प्रेरणा को बनाए रखता है। चौथा, आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिशिएंसी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ आत्म अभिप्रेरणा का एक मजबूत आधार है। शिक्षकों के लिए आत्म अभिप्रेरणा इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण का कार्य चुनौतियों से भरा होता है। बाहरी पुरस्कार जैसे वेतन या प्रशंसा एक सीमा तक ही काम करते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को संवारने की आंतरिक इच्छा और अपने पेशे के प्रति समर्पण ही शिक्षक को जीवन भर एक प्रभावी मार्गदर्शक बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 5वां, राष्ट्रीय पहचान नेशनल आइडेंटिटी से आपका क्या आशय है? शिक्षा इसमें कैसे सहायक है? राष्ट्रीय पहचान नेशनल आइडेंटिटी से तात्पर्य उस सामूहिक भावना, चेतना और अपनापन से है जो किसी देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधती है। यह किसी राष्ट्र के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, साझा मूल्यों, प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के प्रति निष्ठा एवं गौरव की भावना पर आधारित होती है। राष्ट्रीय पहचान व्यक्ति को यह बोध कराती है कि वह विविधताओं, जाति, धर्म, भाषा के बावजूद एक अखंड राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। साझा मूल्यों का विकास। शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करती है जो हमारी राष्ट्रीय पहचान के मूल स्तंभ। दूसरा, गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का ज्ञान। इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षण द्वारा बच्चों को देश के स्वतंत्रता संग्राम, महान विभूतियों के योगदान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाता है, जिससे उनके मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान जागृत होता है। तीसरा, विविधता में एकता की समझ। भारतीय संदर्भ में शिक्षा छात्रों को यह सिखाती है कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं देश को कमजोर नहीं बल्कि समृद्ध बनाती है। चौथा, नागरिक कर्तव्यों का बोध। शिक्षा केवल अधिकारों की बात नहीं करती बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति भी जागरूक बनाती है। विद्यालय गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, स्काउट गाइड और एनसीसी के माध्यम से छात्रों के राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। प्रश्न संख्या 6, अहिंसा नॉन वायलेंस से क्या समझते हैं? आधुनिक शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें।
अहिंसा नॉन वायलेंस का अर्थ किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना है। महात्मा गांधी के दर्शन में अहिंसा केवल एक निषेधात्मक संप्रत्यय नहीं है कि हिंसा न की जाए, बल्कि यह एक अत्यंत सकारात्मक और सक्रिय नैतिक शक्ति है जिसका अर्थ प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, क्षमा और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना है। यह अन्याय और बुराइयों के खिलाफ आत्मबल के साथ खड़े होने का नाम है, न कि कायरता का। आधुनिक शिक्षा में अहिंसा की प्रासंगिकता और आवश्यकता आज के समय में बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आज के वैश्विक और बहुसांस्कृतिक समाज में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। शिक्षा में अहिंसा के सिद्धांतों को शामिल करके छात्रों को मतभेदों का समाधान संवाद, तर्क और आपसी समझ से करना सिखाया जा सकता है। आक्रामकता और मानसिक तनाव में कमी आधुनिक जीवन शैली और प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण बच्चों में अवसाद, गुस्सा और आक्रामक व्यवहार बढ़ रहा है। अहिंसात्मक शिक्षा छात्रों को संवेगात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाती है। विद्यालय वातावरण में सुधार विद्यालयों में बदमाशी, शारीरिक दंड और छात्रों के बीच आपसी झगड़ों को रोकने के लिए अहिंसा का वातावरण जरूरी है। एक ऐसा सुरक्षित परिवेश निर्मित करता है जहां छात्र बिना किसी डर के सीख सकते हैं। चौथा, वैश्विक नागरिकता की भावना। अहिंसा की शिक्षा भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखने का दृष्टिकोण देती है, जो वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 7वां, सामाजिक पहचान सोशल आइडेंटिटी से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न निर्धारकों का वर्णन करें। सामाजिक पहचान सोशल आइडेंटिटी हेनरी ताजफेल के सामाजिक पहचान सिद्धांत पर आधारित एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय अवधारणा है। इसका तात्पर्य व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट के उस भाग से है जो उसे किसी विशेष सामाजिक समूह जैसे जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या राष्ट्र की सदस्यता से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति समाज में स्वयं को किसी समूह के साथ जोड़कर देखता है और उस समूह का हिस्सा होने के नाते समाज उसे क्या स्थान देता है, वही उसकी सामाजिक पहचान है। सामाजिक पहचान के प्रमुख निर्धारक निम्नलिखित हैं। पहला, लिंग जेंडर। समाज में पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में व्यक्ति की पहचान और उसके साथ जुड़े सामाजिक मानदंड उसकी पहचान का एक प्राथमिक आधार होते हैं। जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास। भारतीय समाज में जाति और आर्थिक वर्ग व्यक्ति के सामाजिक स्तर, अवसरों और सामाजिक अंतःक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। धर्म और संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। धार्मिक मान्यताओं, त्यौहार, रीति रिवाज और मूल व्यक्ति को एक विशिष्ट सामूहिक पहचान प्रदान करते हैं। भाषा और क्षेत्र, लैंग्वेज एंड रिलीजन। किसी विशेष क्षेत्र का निवासी होना और एक निश्चित भाषा या बोली बोलना भी व्यक्ति को एक भाषाई एवं क्षेत्रीय पहचान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक पहचान को समझाना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे को अनुभव, दृष्टिकोण और सीखने की आवश्यकताओं अलग हो सकती है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कक्षा में किसी भी सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव को रोके और एक समतामूलक वातावरण बनाए। प्रश्न संख्या 8, आत्म अवलोकन सेल्फ ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं, शिक्षकों के लिए इसका क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 8 है, आत्म अवलोकन से क्या समझते हैं, शिक्षकों के लिए इसका क्या महत्व है। आत्म अवलोकन का या अंतः दर्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों, प्रतिक्रियाओं और मानसिक अवस्थाओं का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण और विश्लेषण करता है। यह स्वयं के भीतर झांकने और अपनी आंतरिक स्थिति को समझने की एक सचेत कोशिश है। इसका उद्देश्य को किसी बाहरी मूल्यांकन के बिना खुद की शक्तियों, कमजोरियों, पूर्वाग्रहों और प्रेरणाओं के प्रति जागरूक होना है। शिक्षकों के व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। शिक्षण पद्धतियों में सुधार। आत्म अवलोकन के माध्यम से एक शिक्षक वह मूल्यांकन कर सकता है कि कक्षा में उसके द्वारा पढ़ाई गई
विषय वस्तु को छात्र कितनी अच्छी तरह समझ पाएं और उसके पढ़ाने के तरीकों में कहाँ कमी रह गई, संवेगात्मक रह गई। दूसरा, संवेगात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन। कक्षा में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि जो शिक्षक को क्रोधित या उत्तेजित कर सकती है। आत्म अवलोकन द्वारा शिक्षक अपनी भावनाओं को समझकर उन पर नियंत्रण रखना सीखता है, जिससे वह छात्रों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार कर पाता है। पूर्वाग्रह से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ सामाजिक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होते हैं। आत्म अवलोकन शिक्षक को इन पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें अपनी कक्षा के बच्चों के साथ होने वाले न्यायपूर्ण व्यवहार में बाधा न बनने देने में मदद करता है। निरंतर सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वह प्रक्रिया शिक्षक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता बनाए रखती है, जिससे वह अपने ज्ञान और कौशल को समय के साथ अद्यतन अपडेट करता रहता है। प्रश्न संख्या 9, क्या व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी से क्या समझते हैं? यह सामाजिक पहचान से किस प्रकार भिन्न है? व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी उन विशिष्ट गुणों, विशेषताओं, प्रतिभाओं, विश्वासों और अनुभवों का कुल योग है जो एक व्यक्ति को समाज के अन्य सभी व्यक्तियों से अलग और अद्वितीय, यूनिक बनाते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, उसके विशिष्ट शौक, उसका चरित्र, उसकी सोचने समझने की अनूठी शैली, उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं और उसकी जीवन यात्रा शामिल होती है। यह मैं कौन हूँ का वह उत्तर है जो किसी समूह पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की अपनी विशिष्टता पर आधारित होता है। व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, विशिष्टता बनाम सामूहिकता। व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति को अद्वितीय इकाई के रूप में परिभाषित करती है, जैसे मैं एक संवेदनशील और चित्रकला में रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ। इसके विपरीत सामाजिक पहचान व्यक्ति को किसी समूह के सदस्य के रूप में परिभाषित करती है, जैसे मैं एक भारतीय हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ। दूसरा, राष्ट्र के निर्माण का आधार। व्यक्तिगत पहचान का निर्माण व्यक्ति के निजी अनुभवों, आनुवंशिकी, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आत्मचिंतन से होता है, जबकि सामाजिक पहचान का निर्माण समाज, संस्कृति, समूह के सदस्यता और सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। स्थिरता। तीसरा, स्थिरता। व्यक्तिगत पहचान में आंतरिक निरंतरता अधिक होती है, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में बनी रहती है। सामाजिक पहचान संदर्भ और समूह के बदलने के साथ बदल या अधिक सक्रिय हो सकती है, जैसे खेल के मैदान में देश की पहचान सर्वोपरि हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान दोनों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10, स्व की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। स्व की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ या सेल्फ कंसेप्ट से तात्पर्य उस व्यापक दृष्टिकोण, विचार, अवधारणाओं और मूल्यांकन से है जो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व, व्यक्तित्व क्षमताओं और सीमाओं के बारे में रखता है। सरल शब्दों में स्व का अर्थ है कि एक व्यक्ति खुद को किस रूप में देखता है, समझता है और अपने बारे में क्या राय रखता है। यह कोई जन्मजात धारणा नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अनुभवों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती है। मनोवैज्ञानिक जैसे कार्ल रोजर के अनुसार स्व की अवधारणा के प्रमुख प्रकार या आयाम निम्नलिखित हैं। पहला, वास्तविक स्व, रियल या सेल्फ। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में वर्तमान में क्या है, उसकी वास्तविक क्षमताएं, कमियां और उसका वर्तमान व्यवहार क्या है। आदर्श स्व, आइडियल सेल्फ। यह वह रूप है जो व्यक्ति भविष्य में बनना चाहता है या जिसकी वह आकांक्षा करता है। इसमें व्यक्ति के लक्ष्य, महत्वाकांक्षाएं और आदर्श को शामिल होते हैं। जब वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच की दूरी कम होती है तो व्यक्ति अधिक सुखी और संतुष्ट रहता है। सामाजिक स्व, सोशल सेल्फ। इसका अर्थ है कि व्यक्ति यह क्या सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं और समाज में उसकी क्या छवि है। शैक्षणिक, व्यावसायिक या स्व, एकेडमिक या प्रोफेशनल। किसी कार्य या शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का जो मूल्यांकन करता है, जैसे मैं गणित में अच्छा हूँ या मैं एक प्रभावी शिक्षक हूँ। शिक्षकों के लिए स्वयं की सकारात्मक
अवधारणा होना आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक स्व अवधारणा से युक्त शिक्षक ही छात्रों के आत्मविश्वास का संचार कर सकता है।